नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और कोडिंग विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम डिटेल में बात करेंगे सीएसएस में यूज़ होने वाली यूनिट्स के बारे में, जो हम अक्सर यूज़ करते हैं अपने वेब पेज को स्टाइल करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं रियल वर्ल्ड की बात करूँ तो हमारे पास किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए काफ़ी सारी यूनिट्स होती हैं। जैसे कि लेंथ को अगर आपको नापना है तो आप सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, मिलीमीटर में नाप सकते हैं, इंचेस में नाप सकते हैं, मीटर्स में नाप सकते हैं, फीट में नाप सकते हैं। बहुत सारी यूनिट्स हैं जिससे आप एक लेंथ को नाप सकते हैं। उसी तरह से सीएसएस में भी कुछ यूनिट्स होती हैं जैसे कि पिक्सल हुआ, परसेंटेज हुआ, ईएम हुआ और भी काफ़ी सारी यूनिट्स हैं जो हम अभी इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन इनका काम भी बिल्कुल सिमिलर होता है रियल वर्ल्ड यूनिट के जैसे। इसमें हम सीएसएस की प्रॉपर्टी की वैल्यू को एक यूनिट देते हैं, जिससे उस प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड डिफाइन होता है। बात करूँ मैं अगर सीएसएस की तो सीएसएस में 2 टाइप की यूनिट्स होती हैं। एक होती है आपकी एब्सोल्यूट यूनिट, दूसरी होती है आपकी रिलेटिव यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट्स वो होती हैं जो हमेशा सेम रहती हैं, फिर चाहे वो किसी भी स्क्रीन पे अप्लाई हो रही हों। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मान लो अगर मैं किसी एलिमेंट को एक प्रॉपर्टी दे दूँ मार्जिन लेफ्ट 4 इंचेस, तो क्या होगा? 4 इंचेस का मार्जिन लेफ्ट साइड से सेट हो जाएगा। लेकिन वो 4 इंचेस एक फिक्स्ड वैल्यू है। अगर मेरा वो डेस्कटॉप पे एलिमेंट खुला हुआ है, तो डेस्कटॉप पे तो 4 इंचेस लेगा तो मुझे दिख जाएगा वो। लेकिन अगर मेरी मोबाइल की स्क्रीन पे वो 4 इंचेस देगा तो शायद वो मोबाइल की स्क्रीन से बाहर ही चले जाएगा राइट साइड में। क्योंकि इंचेस हमारे फिक्स होते हैं, वो स्क्रीन के साइज़ पे डिपेंड नहीं करते। इसी तरह से पिक्सेल्स भी हमारी क्या है, एक एब्सोल्यूट यूनिट है। अगर बात की जाए कि ये एग्ज़िस्ट क्यों करती है, तो अगर आपको ध्यान हो, आज से 10 साल पहले मोबाइल वगैरह पे इतना इंटरनेट नहीं हुआ करता था। तो 95% वेबसाइट डेस्कटॉप पे खुलने की वजह से डिज़ाइनर को ये पता होता था कि उसे एक कंप्यूटर स्क्रीन के लिए ही वेबसाइट बनानी है। क्योंकि स्क्रीन साइज़ेज़ में भी ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता था और ना ही स्क्रीन रेज़ोल्यूशंस में कोई ज़्यादा वेरिएशन होता था। उस वक़्त हम ये कह सकते थे कि हमें जो स्पेस लेनी है, वो स्क्रीन के फिज़िकल पिक्सेल्स के बराबर लेनी है, तो हमारा काम हो जाता था। लेकिन आज के ज़माने में क्या है, आज बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रीन रेज़ोल्यूशंस है, स्क्रीन साइज़ेज़ हैं, तो पिक्सल यूनिट हर स्क्रीन के लिए एक्यूरेट हो जाए, ये होना थोड़ा मुश्किल है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि अगर हमारी स्क्रीन का रेज़ोल्यूशन 4K है और उसके अंदर मैं एक 1 पिक्सल की स्पेस क्रिएट कर देता हूँ, तो शायद ही उस 4K रेज़ोल्यूशन में मैं अपना पिक्सल ढूँढ पाऊँ। लेकिन इसी 1 पिक्सल को अगर मैं 640 बाय 320 पिक्सल पर क्रिएट कर दूँ, तो वो मैं आसानी से देख पाऊँगा। हार्ड कोडेड पिक्सेल्स को अब रिकमेंड नहीं किया जाता। इसका एक रीज़न ये भी है कि जब आप अपने वेब पेज को ज़ूम इन, ज़ूम आउट करते हैं, तो आपके पिक्सेल्स जो है, वो प्रॉपर्ली स्केल अप नहीं हो पाते हैं। एब्सोल्यूट यूनिट्स पिक्सेल्स के अलावा और भी बहुत सारी होती हैं, जैसे कि मिलीमीटर हुई, इंचेस हुई, पॉइंट्स हुए। इसके अलावा भी काफ़ी सारी हैं, लेकिन ये 4 यूज़ होती है जिसमें पिक्सल सबसे ज़्यादा यूज़ होती है और वो भी मॉडर्न डेवलपर्स बहुत ही रेयर यूज़ करते हैं। इसके बाद आती है दूसरी टाइप की यूनिट्स जिन्हें हम रिलेटिव यूनिट्स कहते हैं। इसमें जो यूनिट्स होती हैं, वो किसी दूसरी यूनिट के कंपैरिज़न में, रिलेशन में या किसी की तुलना में दी जाती है। अगर आपको याद हो तो हम 2 रिलेटिव यूनिट्स यूज़ करके देख चुके हैं, एक है परसेंटेज, दूसरी है ईएम। परसेंटेज का अगर एग्ज़ाम्पल लें, अगर हम कहें हमारे डिव की विड्थ 50% ऑफ स्क्रीन होनी चाहिए, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारा डेस्कटॉप है, तो उस स्क्रीन की 50% ले ली जाए और अगर हमारा मोबाइल है, तो मोबाइल की स्क्रीन की 50% विड्थ ले ली जाए। इसका मतलब ये है कि चाहे स्क्रीन का साइज़, स्क्रीन का रेज़ोल्यूशन कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, वो हमेशा 50% स्पेस ही लेगा। लेकिन यहाँ पर हमें याद रखना है कि परसेंटेज हमारा पेरेंट एलिमेंट की विड्थ के अकॉर्डिंग स्पेस लेता है। अगर मैं एक डिव दे दूँ जिसकी विड्थ मैं दे दूँ 50%, तो वो स्क्रीन की विड्थ ले लेगा, क्योंकि उस डिव का पेरेंट बॉडी है। लेकिन अगर उसी डिव के अंदर मैं एक और डिव ले लूँ जिसकी मैं विड्थ 50% दे दूँ, तो वो अपने पेरेंट का 50% स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। इससे वही फ़ायदा होगा कि चाहे हम अपना वेब पेज किसी मोबाइल स्क्रीन पे खोलें, किसी लैपटॉप पे खोलें, किसी 4K रेज़ोल्यूशन में खोलें, किसी टीवी पे खोलें, हमारा एलिमेंट अपने आप अपना साइज़ एडजस्ट कर लेगा। चलिए कोड में इसे समझते हैं। ये आ गए हम अपने एटम में, पैकेजेस में जाके एटम लाइव सर्वर करके स्टार्ट सर्वर कर लेंगे और एक काम और ये करेंगे कि ये हमारा जो index.html है, इसमें एकदम नीचे जाएँगे और यहाँ पर इस हेडिंग को कॉपी करेंगे और फिर पेस्ट कर देंगे यहाँ पर और यहाँ पर इसका नाम दे देंगे यूनिट्स और इसको हम दे देंगे यूनिट्स
और यहाँ पर एक नई फाइल बनाएंगे। न्यू फाइल पे क्लिक करके यूनिट्स डॉट HTML हमारी नई फाइल बन गई है। इसमें हम वही लिखेंगे HTML, टाइटल दे देंगे इसको यूनिट्स, और हेड के अंदर ही हम इसे एक लिंक भी दे देंगे, स्टाइल शीट दे देंगे, CSS मास्टर्स आ जाएगा। यहाँ से शायद हमको ये हटाना पड़ेगा। इसको सेव कर देंगे और इसे भी सेव कर देंगे। लाइव सर्वर हमने ऑन कर ही लिया था, तो ये आ गया हमारा वेब पेज। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आ गई हमारी यूनिट्स। यूनिट्स पे क्लिक करा, ये हमारा पेज आ गया। अभी इस पे कोई कंटेंट नहीं है। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, मैं अपने units.html में जाऊँगा और इसकी बॉडी में 3 चीज़ें करूँगा। एक दूँगा मैं डिव, जिसको मैं बनाऊँगा पेरेंट। फिर पेरेंट के अंदर ही मैं एक और डिव दूँगा, जिसको मैं दूँगा नाम चाइल्ड। और इस चाइल्ड के अंदर मैं दूँगा एक p टैग, और p टैग में मैं दूँगा lorem ipsum, मतलब कि डमी टेक्स्ट, जो कुछ भी हो सकता है। और अब हम रेडी हैं परसेंटेज के पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशन को समझने के लिए। अब हम क्या करेंगे, हम इन एलिमेंट्स को अपने CSS में स्टाइल करेंगे। पहले इन्हें सेव कर लेते हैं और मास्टर CSS में जाएंगे और बिल्कुल नीचे जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं स्टाइलिंग यूनिट्स .html, और यहाँ पर सबसे पहले हम स्टाइल करेंगे पेरेंट को। पेरेंट को स्टाइल करने के लिए हम सबसे पहले इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर हमने इसको दिया ब्लू। कोड में देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हैं कि ये जो पेरेंट डिव है, इसने स्क्रीन की पूरी विड्थ ले रखी है। अगर अब मैं इसकी विड्थ को डिफाइन कर दूं 50%, तो इस केस में क्या होगा, आप देख सकते हैं कि ये सिकुड़ के स्क्रीन की आधी रहेगी। तो बात आती है कि ये 50% स्क्रीन का साइज ही क्यों ले रहा है। एक्चुअली क्या है कि इस पेरेंट डिव का मतलब कि इस पेरेंट डिव का पेरेंट मतलब कि इसका दादा बॉडी है, और बॉडी का पेरेंट कौन है? बॉडी का पेरेंट है HTML। तो आपको ये याद रखना है कि ये हमारा रूट है, उसके नीचे है हमारा बॉडी मतलब कि उसका चाइल्ड, फिर उसके नीचे है हमने एक और इस बॉडी का चाइल्ड दिया है, और फिर इसका चाइल्ड है ये। तो अगर मैं इसकी विड्थ सेट कर रहा हूँ 50%, तो वो इस बॉडी की विड्थ के हिसाब से अपनी 50% जगह बना रहा है। और अगर मैं इसको 50% दूँगा तो और इसकी भी 50% है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसकी 50% लेगा। ये सुनने में थोड़ा-सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको करके देखेंगे तो बहुत आसान लगेगा। मैंने अभी 50% बॉडी का मतलब कि इस पूरी स्क्रीन का साइज़ दे दिया है 50%। अब अगर मैं अपने चाइल्ड को एक बैकग्राउंड कलर दूं ग्रीन, और इसको भी मैं फिट दूं 50%, तो देखते हैं क्या होगा। आप देख सकते हैं कि ये पेरेंट था बॉडी, बॉडी का 50% इतना हो गया, और ये जो ग्रीन वाला डिव है, ये इतनी स्पेस क्यों ले रहा है? क्योंकि ये 50% है किसका? इस पेरेंट का। मतलब ये जो ब्लू है ये ओवरलैप हो रहा है, ग्रीन इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है। लेकिन ब्लू की अगर विड्थ की बात की जाए तो वो 50% है इस बॉडी का। मतलब अगर आप ये पूरी स्क्रीन का 50% निकालेंगे तो वो इतना एरिया आएगा, जो मैं आपको माउस में दिखा रहा हूँ। और अगर इसका 50% करेंगे तो वो इतना आएगा। परसेंटेज की तरह एक रिलेटिव यूनिट और भी हम देख चुके हैं पहले, जो है EM। और इस वीडियो में हम EM और REM, उसका एक एडवांस वेरिएशन है, उसको हम देखेंगे कि क्या है ये। चलिए पहले समझते हैं EM यूनिट को। EM का मतलब होता है x टाइम्स ऑफ द करंट फॉन्ट साइज। जो भी आपका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ अभी ब्राउज़र में है, उसका x टाइम्स। अगर आपने लिखा 2em तो इसका मतलब जो आपका फ़ॉन्ट साइज़ है, उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? मान लेते हैं मैं इस पैराग्राफ में एक क्लास डिफ़ाइन करता हूँ, lorem, और मैं इस lorem को स्टाइल करता हूँ। नीचे जाके करेंगे इसको,
डॉट लॉरेम, और इसके अंदर मैं दे रहा हूँ फ़ॉन्ट साइज़ अपना 48 पिक्सेल्स। इसके बाद हम इसको दे देंगे पैडिंग, और पैडिंग हम देंगे 0.5 ईएम, और एक इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देंगे, जिसको हम कलर देंगे रेड। सेव करेंगे, यूनिट भी हमारा सेव हो गया। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पैडिंग छूटी है इस टेक्स्ट के अराउंड। तो पैडिंग कितनी है वो आपको कैसे पता चलेगा? ये जो आपका फ़ॉन्ट साइज़ है, आपका फ़ॉन्ट साइज़ है 48 पिक्सल, और पैडिंग है आपकी 0.5 ईएम। इसका मतलब कि इसका आधा, मतलब कि यहाँ से 24 पिक्सल, यहाँ से 24 पिक्सल, और यहाँ से 24 पिक्सल की आपकी जगह छूट रही है। तो जब भी आप अपनी क्लास में फ़ॉन्ट साइज़ डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद उसी क्लास के अंदर आप ईएम यूज़ करेंगे, तो वो उस फ़ॉन्ट साइज़ को ही हमेशा कंसीडर करेगा और उसी के हिसाब से अपनी कैलकुलेशंस लगाएगा। अगर आप यहाँ पे 2 टाइम्स कर देंगे तो ये 96 पिक्सल का पैडिंग छूट जाएगी, और अगर आप इसमें 3 ईएम लिख देंगे तो इसकी 3 टाइम्स हो जाएगी, और अगर इसको 0.75 कर देंगे तो इसकी उतने टाइम्स वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो ये होता है हमारा ईएम। अब बात आती है कि अगर हम फ़ॉन्ट साइज़ दें ही ना, और हम पैडिंग दे दें ईएम में, या कोई दूसरी प्रॉपर्टी दे दें जिसमें हम वैल्यू ईएम यूज़ कर दें, तो हमारी ये यूनिट किससे रिलेट करेगी? तो दोस्तों उस केस में ईएम वैल्यू जो होगी वो हमारा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ को पिक करेगी। और डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ हम कैसे ढूँढ पाते हैं? डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ हमारा होता है हमारे ब्राउज़र के अंदर। ये हम अगर अपने ब्राउज़र की सेटिंग्स में जाएँ और इसमें थोड़ा-सा नीचे जाएँ, और आप यहाँ देख ही सकते हैं कस्टमाइज़ फ़ॉन्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट के अंदर आपकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है, आपका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो है 16 पिक्सेल्स का। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपने सीएसएस कोड में ये फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पर नहीं दिया, तो ये 16 पिक्सल इसकी वैल्यू ले लेगा, या जो भी आपने यहाँ पर सेट करा होगा। अगर आपने मान लेते हैं फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा कर दिया, 16 की जगह 24 कर दिया, तो अब की बारी ये यहाँ पर 24 ले लेगा। अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पे इसको कमेंट कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि ये फ़ॉन्ट साइज़ छोटा हुआ, और जो पिक्सल की जो स्पेस है वो भी कम हो गई। और इसी को अगर मैं 5 ईएम कर दूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि ये मेरी स्पेस यहाँ पर बढ़ गई। 5 ईएम कितना हुआ हमारा? 5 ईएम हुआ हमारा 16 इंटू 5 इज़ इक्वल टू 80। इसका मतलब ये है कि 80 पिक्सल यहाँ से छूट रहा है, 80 पिक्सल यहाँ से छूट रहा है, 80 यहाँ से, और 80 यहाँ से छूट रहा है। इसी के बाद आती है एक और यूनिट जिसे हम कहते हैं आरईएम। अगर मैं यहाँ पे आरईएम लिख दूँ, तो देखते हैं क्या होगा। मैंने सेव करा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा, अगर मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ को 48 पिक्सल दे दूँ, तो भी आप देखेंगे कि मेरा फ़ॉन्ट तो बड़ा है, लेकिन मेरी पैडिंग जो है, मेरी पैडिंग लेकिन उतनी की उतनी ही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पर आरईएम यूज़ करा है। हमें मतलब नहीं है कि हमारा जो फ़ॉन्ट साइज़ हमने क्लास में दिया हुआ है, वो कितना है। हमें मतलब है हमारे रूट ईएम से, और रूट ईएम का मतलब ये है कि अगर हम चाहे इसमें कोई भी फ़ॉन्ट साइज़ दे दें, लेकिन अगर हमने आरईएम यूज़ कर लिया, तो वो हमेशा ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ को ही कंसीडर करेगा। चाहे हम यहाँ पे कितना बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ कर दें, कितना छोटा कर दें। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, मैं इसको बहुत छोटा कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर अपना फ़ॉन्ट साइज़ कर दूँ 8 पिक्सल, तो आप देखेंगे अभी भी यहाँ पर 80 पिक्सल की ही पैडिंग छूट रही है, और वो इसलिए छूट रही है क्योंकि ये पैडिंग हमारे ब्राउज़र के डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ से आ रही है। तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर आप फ़ॉन्ट साइज़ लिखा है आपने कहीं पर, और आपको उसी के अकॉर्डिंग चाहिए अपनी वैल्यूज़, तो आप ईएम यूज़ करेंगे, और अगर आपको रूट के थ्रू चाहिए तो आप आरईएम यूज़ करेंगे। अगर बात की जाए दोनों में से कौन-सा ज़्यादा यूज़ होता है, तो दोनों में से आरईएम ज़्यादा यूज़ होता है, ईएम थोड़ा कम यूज़ होता है। इसमें आर का मतलब आपको ध्यान रखना है, आर का मतलब होता है आपका रूट। इसके बाद आती है हमारी व्यू पोर्ट यूनिट्स, जो हमारी मोबाइल रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने के काम आती हैं। इसमें पहली होती है वीडब्ल्यू, और दूसरी होती है वीएच। दूसरा इन यूनिट्स का फ़ायदा ये होता है कि जब आप अपने डिवाइस को ज़ूम इन ज़ूम आउट करते हो, तो ये यूनिट्स बहुत अच्छे से स्केल होती हैं, क्योंकि सब कुछ बेस साइज़ के प्रोपोर्शन में ही स्केल होता है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इन दोनों यूनिट्स को, वीडब्ल्यू और वीएच को। ये दोनों यूनिट्स आपकी व्यू पोर्ट के रिलेटिव होती हैं। व्यू पोर्ट का ज़िक्र मैं पहले कर चुका हूँ।
व्यू पोर्ट का एग्जैक्ट मतलब होता है पेज का वो एरिया जो वेब ब्राउज़र में करंटली विज़िबल हो रहा है। अभी अगर आप मेरे वेब ब्राउज़र में देखें तो इतना एरिया विज़िबल हो रहा है। अगर मैं इसको छोटा कर दूँ तो अब इतना इतना एरिया विज़िबल हो रहा है, इतना एरिया। और अगर मैं इसको थोड़ा-सा यहाँ से बड़ा कर दूँ और यहाँ से छोटा कर दूँ, तो अब इतना एरिया विज़िबल हो रहा है। तो इसको हम कहेंगे व्यू पोर्ट। वीडब्ल्यू होती है व्यू पोर्ट विड्थ और वीएच होती है हमारी व्यू पोर्ट हाइट। इनका यूज़ कहाँ पर होता है? इनका यूज़ होता है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने में। वीडब्ल्यू और वीएच की वैल्यू की अगर बात की जाए तो आप 0 से लेके 100 के बीच में इनकी वैल्यू रख सकते हैं। ये वैल्यू उसका उतना परसेंट हॉरिज़ॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में ले लेती है। अगर हम वीडब्ल्यू यूज़ कर रहे हैं तो हॉरिज़ॉन्टल डायरेक्शन में यूनिट्स अप्लाई हो जाती हैं और अगर हम वीएच यूज़ कर रहे हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारी यूनिट्स यूज़ हो जाती हैं। अगर मैं इस पैराग्राफ को लॉरेम को फ़ॉन्ट साइज़ पिक्सेल्स या आरईएम में दे दूँ और अपनी स्क्रीन का साइज़ जो है वो छोटा-बड़ा करने लगूँ, तो फ़ॉन्ट साइज़ पे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़ॉन्ट साइज़ उतना ही रहेगा। लेकिन मैं अगर इसको रिस्पॉन्सिव बनाना चाहता हूँ और उसमें ये फ़ंक्शनैलिटी ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं अपना स्क्रीन का साइज़ ऑल्टर करूँ, उसी हिसाब से मेरा फ़ॉन्ट भी छोटा-बड़ा होए, तो वो मैं वीडब्ल्यू और वीएच यूनिट की मदद से कर सकता हूँ। मान लेते हैं मैंने इस फ़ॉन्ट साइज़ को 10 वीडब्ल्यू दिया, तो अब देखते हैं क्या होगा। अभी हम एक काम करते हैं, अभी से वीडब्ल्यू की वैल्यू को समझेंगे। तो ये पेरेंट और चाइल्ड को अभी हम कमेंट कर देते हैं। इसकी पैडिंग भी कम कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा स्क्रीन साइज़ है और मैंने जो यूनिट यूज़ करी है वो मैंने वीडब्ल्यू यूज़ करी है, मतलब कि विड्थ यानी कि हॉरिज़ॉन्टल वाली यूज़ करी है। तो अगर मैं इसको हॉरिज़ॉन्टली ड्रैग करूँ और उसको बड़ा करूँ, तो आप देख सकते हैं मेरा फ़ॉन्ट भी अपने आप बड़ा हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी हाइट बढ़ाऊँ या छोटी करूँ, तो कुछ नहीं हो रहा है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा होगा? अगर मान लेते हैं ये मेरा फुल स्क्रीन है तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेज़ोल्यूशन है वो 1920 है। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ 10 वीडब्ल्यू, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि 10% ऑफ व्यू पोर्ट्स विड्थ। तो व्यू पोर्ट विड्थ मेरी 1920 है, तो उसका 10% कितना हो जाएगा? इसका 10% हो जाएगा 192। इसका मतलब ये है कि मेरा जो फ़ॉन्ट साइज़ है, वो यहाँ पर हो गया है 192 पिक्सल का। अगर मैंने इसको आधा करा अगर मैंने इसको आधा करा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 1920 का आधा इज़ इक्वल टू 960। 960 का 10% कितना हुआ? 96 पिक्सेल्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये साइज़ जो अब फ़ॉन्ट का है, वो हो रहा है 96। लेकिन यहाँ पे हमने 96 नहीं लिखा, यहाँ पे हमारा 10 वीडब्ल्यू से काम चल रहा है। तो अगर इसको हम छोटा-बड़ा करेंगे, तो हमारा साइज़ अपने आप रिस्पॉन्ड करेगा। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पर वीएच लिख देता, तो क्या होगा? तो ये होगा अगर मैं इसको साइज़ छोटा-बड़ा करूँगा, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं इसका साइज़ कम करने लगूँगा या छोटा करने लगूँगा, तो ये अपने आप फ़ॉन्ट साइज़ रिस्पॉन्ड करेगा और छोटा-बड़ा हो जाएगा जैसे ही मेरा व्यू पोर्ट चेंज होगा। इसी में अब 2 यूनिट्स और आती हैं वीमिन और वीमैक्स। वीमिन का मतलब होता है व्यू पोर्ट मिनिमम और वीमैक्स का मतलब होता है व्यू पोर्ट मैक्सिमम। इसका मतलब ये है कि हमारा जो व्यू पोर्ट का रेज़ोल्यूशन है वो कुछ भी हो सकता है जैसे कि 1920 बाय 1080 हो सकता है। या 4K में कुछ और हो सकता है। तो इसमें आपको ये देखना है कि इसमें मिनिमम कौन-सा और मैक्सिमम कौन-सा है। ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। तो जब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा Vmin, इसका मतलब ये है कि मैं इन दोनों डायमेंशंस में से मिनिमम वाली की बात कर रहा हूँ। और जब मैं यहाँ पर लिखूँगा Vmax, तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने व्यू पोर्ट की जो बड़ी डायमेंशन है, मैं उसकी बात करूँगा। जब मैं यहाँ पे Vmax लिखूँगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? जैसे अभी ये मेरी विड्थ की डायमेंशन 1920 है और हाइट की डायमेंशन 1080 है। लेकिन अगर मैं इसका मतलब विड्थ मेरी बड़ी है, लेकिन ये अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो विड्थ मेरी छोटी हो गई और हाइट मेरी बड़ी हो गई। तो अब यहाँ पर मिन ये हो गया और मैक्स ये हो गया। तो हमारी यूनिट के हिसाब से अपने आप चुन लेगा कि इसे कौन-सी डायमेंशन को कंसीडर करना है, विड्थ को या हाइट को। चलिए इसको भी हम करके देख लेते हैं। पहले ये हटा लेते हैं, ये तो बस मैंने समझाने के लिए आपको लिखे थे और यहाँ पर लिखते हैं वीमिन। वीमिन का मतलब ये है कि जो छोटी है। अब आप देख सकते हैं कि ये बड़ी हो रही है और
ये यहाँ से भी छोटी हो रही है। हाइट और विड्थ दोनों ही बढ़ाने-घटाने से ये वैल्यू फ़ॉन्ट की हमारी चेंज हो रही है। इसी की जगह अगर मैं वीमैक्स कर दूँगा, तो ये कौन-सी वाली डायमेंशन को लेगी? ये बड़ी वाली डायमेंशन को लेगी। तो बड़ी वाली डायमेंशन मैं आपको बता चुका हूँ, ये अभी इस वक़्त इतनी ले रही है, 196 पिक्सल ले रही है और छोटा कर देंगे तो ये और छोटी हो जाएगी। और अब यहाँ पर वीमैक्स हम ले रहे हैं, अब हाइट अगर बढ़ा देंगे तो ये हाइट और बढ़ जाएगी, तो ये और बढ़ेगा। तो दोस्तों जो यूनिट्स हमने आज डिस्कस करी हैं 95% केसेस में हम यही यूनिट्स यूज़ करते हैं। हो सकता है आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और वहाँ पे किसी ने पुरानी यूनिट्स यूज़ कर रखी हो या इसके अलावा कोई यूनिट्स यूज़ कर रही हो, तो वो आप गूगल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में जाके ज़रूर अपने हिसाब से सर्च कर सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं और मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज के बाद सीएसएस यूनिट्स में कभी कोई डाउट नहीं रहेगा। और फाइनली अब नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने एलिमेंट्स को पोज़ीशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।